हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा है यूथ इलेक्ट्रिकल बुक के सॉल्यूशन का, जिसमें आपको 2 से 3 वीडियोस अभी एसी सर्किट पे मिल चुके होंगे। ठीक है, क्योंकि हम एसी सर्किट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आज वो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम एसी सर्किट के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी स्टेट के जेई या फिर मतलब मान लीजिए जेई के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए आपको ज़रूरी है कि कोई एक अच्छी बुक का सॉल्यूशन आप बहुत ही अच्छे फॉर्म में करो और एक सही मैनर में करो, और उससे भी जितने भी मतलब टॉपिक्स हैं वो भी कवर हो जाएं आपके। उसके लिए आपका ज़रूरी है कि आप चाहे तो आर के राजपूत कर लो, चाहे जेबी गुप्ता कर लो। मेरे हिसाब से जेबी गुप्ता आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि जेबी गुप्ता में जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी कंसेप्ट वाले हैं। तो जेबी गुप्ता के लिए हम पेड कोर्स चला रहे हैं, जिसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ से मेरे से संपर्क कर सकते हो। ठीक है, तो जेबी गुप्ता बुक के सॉल्यूशन के लिए अगर आप मतलब पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो मेरे से, कोई दिक्कत नहीं। आपको बहुत ही अच्छे फॉर्म में मैं प्रोवाइड करवाऊंगा वीडियोस, जिससे कि आप बहुत ही अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि जैसे आपको मान लीजिए कि यूथ इलेक्ट्रिकल बुक का सॉल्यूशन चाहिए, वॉल्यूम फर्स्ट का, वॉल्यूम सेकंड का, या फिर कोई हैंड रिटन नोट्स चाहिए। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, या फिर मान लीजिए कि आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए कि यूपीपीसीएल के लिए। ठीक है, यूथ का चाहिए, या फिर कोई भी अलग भी प्रैक्टिस सेट चाहिए, यूथ का चाहिए, उसमें 5 प्रैक्टिस सेट यूपीपीसीएल जेई के लिए स्पेशली मिल जाएंगे। तो सारे के सारे जो भी मतलब ये सब चीज़ें चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वो वहाँ से डायरेक्टली ले सकते हो। ठीक है, तो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा ये सारे नोट्स, या फिर आप पेड वीडियोज़ में आते हो तो फिर आपके लिए ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक चीज़ आपके लिए बहुत ही आसान मैनर में खुल जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये थी इतनी बातें। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो देखिए, आज का जो क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर इन वी ए आर। तो रिएक्टिव पावर को आपको डिटरमाइन करना है ऑफ ए सर्किट, द पावर फैक्टर इज 0.6 व्हेन द अपरेंट पावर ऑफ द सर्किट इज 120 वोल्ट एम्पियर। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ें दे रखा है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है अपरेंट पावर। सबसे पहले तो आपको क्या दे रखा है, अपरेंट पावर, जो कि 120 वोल्ट एम्पियर दे रखा है, 120 वोल्ट एम्पियर। अब देखो, अपरेंट पावर जब भी आपसे कहे तो अपरेंट पावर की यूनिट वोल्ट एम्पियर होती है। ठीक है, और आपसे जो पावर फैक्टर को पीएफ से लिख रहे हैं, पावर फैक्टर आपको 0.6 दे रखा है। अब लीडिंग है कि लैगिंग है इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ पावर फैक्टर आपको दे रखा है। पावर फैक्टर 0.6 है, और आपसे वी ए आर का मतलब वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर। वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर, यानी रिएक्टिव पावर की यूनिट कभी भी पूछे तो वी ए आर होती है, जिसका मतलब होता है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर। और आपसे वी ए आर पूछ रहा है, वी ए आर क्या कर रहा है, पूछ रहा है, आपको यही बताना है वी ए आर। अब देखो, इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन होगा, कोई ना कोई रिलेशन होगा। अब देखो, अगर हम बात करें तो इनका रिलेशन कैसे आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले आपको अपरेंट पावर पता है, वी ए आर यानी वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर पूछा, पावर फैक्टर पता है। तो एक चीज़ ध्यान से समझो कि अगर हम बात करें, अगर अपरेंट पावर की बात करें, यस बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखो, ये जो यस है, ये यस कौन सा पावर है, ये आपकी अपरेंट पावर है। पी कौन सी पावर है, पी आपकी एक्टिव पावर है। ठीक है, और क्यू कौन सी पावर है, ये आपकी रिएक्टिव पावर है। तो तीनों पावर में जो रिलेशन होता है, कुछ इस फॉर्मूले से हम डिनोट करते हैं। इस फॉर्मूले से हमको तीनों पावर के बीच का रिलेशन मिलता है। लेकिन अब अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में आपको अपरेंट पावर दे रखा है और रिएक्टिव पावर पूछ रहा है। अब देखो, एक्टिव पावर तो आपको पता ही नहीं है, लेकिन पावर फैक्टर आपको पता है। अगर एक्टिव पावर नहीं पता है, पावर फैक्टर पता है और अपरेंट पावर पता है, तो आप अपने दिमाग को थोड़ा सा घुमाओ कि इनके बीच में कोई रिलेशन होता है क्या। एक्टिव पावर, पावर फैक्टर और किसी में कोई रिलेशन होता है? अगर आप अपना दिमाग घुमाओगे, जैसे ही आप फॉर्मूले पे एक बार नज़र डालोगे, अपना दिमाग लगा के सोचोगे, तो आपको याद आएगा कि कॉस फाई यानी कि जो पावर फैक्टर है वह बराबर होता है किलोवाट अपान केवीए, किलोवाट अपान केवीए। अब देखो, किलोवाट जो है ये क्या है, ये आपकी एक्टिव पावर है। ये कौन सी पावर है, एक्टिव। और ये कौन सी पावर है, ये आपकी अपरेंट पावर है। ठीक है, ये कौन सी पावर है, अपरेंट पावर है। तो कॉस फाई बराबर किलोवाट अपान केवीए, ये फॉर्मूला आपको याद होगा तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि दिमाग आपका तुरंत काम कर गया तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब देखो, यहाँ से कॉस फाई पता है, केवीए पता है, किलोवाट निकाल लो। चलो, तो किलोवाट बराबर जो होगा वो होगा पावर फैक्टर गुणे केवीए, गुणे केवीए।
तो पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर आपका हो जाएगा 0.6 गुणे केवीए क्या है, केवीए आपका है 120 जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 120, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 छक 72, तो किलो वाट कितना मिल जाएगा, 12 किलो वाट। अब किलो में बात कर रहे हैं या फिर सिर्फ वोल्ट में है ना, तो फिर 72 वाट आपको मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 72 वाट मिल जाएगा। अब ध्यान से अगर समझो तो जो एक्टिव पावर है एपी लिख देते हैं, ठीक है। एक्टिव पावर ये आपको कितना मिल जाएगी, 72 वाट मिल गई। अब देखो आपको कौन कौन सी पावर पता है। अब आप देख रहे हो कि आपको अपरेंट पावर पता है कि 120 वोल्ट एम्पियर है, और कौन सी पावर पता हो गई आपको, एक्टिव पावर पता हो गई, 72 वाट मिल गई आपको। तो फिर आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है रिएक्टिव पावर ना। इनके बीच में मैंने संबंध आपको बता दिया कि इनके बीच में क्या संबंध होता है। तो संबंध होता है यस बराबर √p² प्लस q²। तो यहाँ से अगर आप q बराबर निकालोगे ना, q बराबर, अब देखो आपको मैथ इतना तो बताना नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, √s² माइनस p², s² माइनस p², यही आएगा, s² माइनस p², ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखो तो q बराबर s² का मतलब कि 120 का स्क्वायर माइनस p² मतलब 72 का स्क्वायर, ठीक, 72 का स्क्वायर। 120 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 14,400, ठीक, माइनस 72 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 5184 बराबर √ माइनस करेंगे दोनों तो 0 में से 6, ये कितना बचेगा, 6, 0 यानी 9 में से 8 जाए 1 बचेगा, यही ना। फिर 4 में से देखो 4 तो नहीं बचेगा क्योंकि 3 एक कॉमन इधर हो गया था पहले ही, तो 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 2, फिर इधर बचेगा कितना, 14, 14 से 5 जाए 9 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 9, तो कितना हो जाएगा, मतलब कि 9,216 आपका √9,216 है। अब इसका जैसे ही आप निकालोगे बाहर, यानी Q बराबर √9,216 मिला, इसको बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालते ही आपको कितना मिल जाएगा, 96 VAR, 96 VAR। तो आपकी जो रिएक्टिव पावर आ गई वो कितनी आ गई, 96 आ गई। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका 96 होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सॉल्व किया। आगे के क्वेश्चन को अब देखते हैं, चलिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्रेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए पैरेलल RLC सर्किट। तो पैरेलल RLC सर्किट के लिए जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैरेलल RLC सर्किट के लिए जो क्वालिटी फैक्टर होता है वह होता क्या है, फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है, आपको बताना है। तो देखिए पैरेलल RLC सर्किट के लिए ध्यान से हमेशा पढ़िएगा कि पैरेलल के लिए अलग होता है, सीरीज के लिए अलग होता है। तो पैरेलल के लिए जो फॉर्मूला होता है वह होता R√L/C, ठीक है, जो कि R√C/L, ये ऑप्शन नंबर सी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, R√C/L, ऑप्शन नंबर सी होगा। किसके लिए होगा, यह होगा आपका पैरेलल सर्किट के लिए। जब भी सीरीज का पूछे ना, सीरीज के लिए होता है 1/R√L/C। तो ये वाला जो होता है ये किसके लिए हो गया, ये हो गया आपका सीरीज के लिए, और ये वाला जो होता है ये किसके लिए हो गया, ये हो गया पैरेलल के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, सीरीज पैरेलल का दोनों आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर ये वाला हो गया सीरीज के लिए, और ये वाला जो हो गया ये किसके लिए हो गया, पैरेलल के लिए हो गया। अगर हम नॉर्मली बात करें, अगर हम बात करें तो क्वालिटी फैक्टर जो आपका होता है, क्वालिटी फैक्टर बड़ा होता है 2π। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा कि मैक्सिमम 2π इंटू मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी अपॉन एनर्जी डिसिएप्ट पर साइकिल, यानी कि मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी पर साइकिल, यानी कि एक साइकिल में स्टोर्ड एनर्जी अपॉन एनर्जी डिसिएप्टेड, यानी एनर्जी का मतलब ऊपर जो होगा स्टोर्ड रहेगा, नीचे क्या रहेगा, डिसिएप्शन रहेगा, पर साइकिल में कितनी एनर्जी आपकी डिसिएप्ट हो रही है, ठीक है। तो क्लियर है, ये आपका क्वालिटी फैक्टर का एक एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इन ए पैरेलल रेजोनेंट सर्किट द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज। तो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट के लिए पूछ रहा है कि जो इनपुट इम्पीडेंस होगा सर्किट का वो क्या होगा, मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो, इनफाइनाइट, क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर देखिए, अब इसका सॉल्यूशन आपको बताना है। तो देखिए पैरेलल RLC सर्किट के लिए जो पहली बात तो हम इम्पीडेंस बताते हैं, ठीक है। रेजोनेंट का मतलब क्या होता है कि XL बराबर होगा XC के। पहली कंडीशन तो आपको याद रहना चाहिए कि रेजोनेंट का मतलब क्या है कि दोनों एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट रिएक्टेंस जो होता है या फिर वोल्टेजेस जो होते हैं इनके ये आपस में बराबर होते हैं। एनर्जी स्टोरिंग यानी कैपेसिटर का रिएक्टेंस और इंडक्टर का रिएक्टेंस बराबर होगा। तो उस कंडीशन में जो हमारा पैरेलल सर्किट का इम्पीडेंस निकल के आता है Z बराबर, वो होता है L/CR। और ये जो Z होता है ये बिहेव करता है कैसे कि एक रजिस्टिव की तरह। बेसिकली जब हम XL और बराबर XC होता है तो उस कंडीशन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सर्किट में क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ सर्किट में हमारे पास बचता है रजिस्टेंस। सर्किट में क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस बचेगा। अगर सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस बच रहा है तो आपको ध्यान से पता है या फिर क्लियर पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि वोल्टेज और करंट दोनों एक फेज में होंगे। अगर वोल्टेज और करंट दोनों एक फेज में है तो वोल्टेज और करंट के बीच में बनने वाला जो कोण होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अगर उनके बीच में बनने वाला कोण 0 डिग्री है तो इसका मतलब है कि उनका जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, वह यूनिटी होगा। उनका पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी होगा। पावर फैक्टर यूनिटी होगा। तो क्लियर है, इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करें कि पैरेलल सर्किट में जब भी रेजोनेंट पे इम्पीडेंस पूछता है, पैरेलल सर्किट में हम बात करें, ठीक है, पैरेलल में हम बात कर रहे हैं कि जो ये Z होता है ये क्या होता है, ये होता है मैक्सिमम। ये Z क्या होता है, मैक्सिमम होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सीरीज सर्किट में, और भी देखो पैरेलल सर्किट में आपने देखा कि जो Z मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। इसका मतलब है कि पैरेलल सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशन में जो करंट मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो मिनिमम मिलेगी। करंट क्या मिलेगी, मिनिमम। अगर यही कंडीशन आपको सीरीज सर्किट में पूछता तो सीरीज सर्किट में जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होता है, मिनिमम, और जो करंट होती है वो क्या होती है, वो होती है मैक्सिमम। जो रेजिस्टेंस मिलता है वो क्या मिलता है, मिनिमम, और जो करंट मिलती है वो क्या मिलती है, मैक्सिमम। ओके, ये कंडीशन होती है सीरीज के लिए। ये कंडीशन किसके लिए होगी, सीरीज के लिए होगी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो कंडीशन किसके लिए होगी, वो पैरेलल के लिए होगी। ओके, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि व्हाट विल बी द टोटल इम्पीडेंस इन ओम ऑफ ए सीरीज RLC सर्किट व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 12 ओम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इज 3 ओम एंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इज 8 ओम कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। अब देखो क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे कि सीरीज में मतलब कि 3 एलिमेंट कनेक्टेड हैं सीरीज में, जैसे कि इंडक्टर है, कैपेसिटर है, और ये मतलब रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, कैपेसिटर, और जो सप्लाई वोल्टेज लगा हुआ है वो आपको कितना दे रखा है, वो आपको 220 वोल्ट आई थिंक दे रखा है। तो यहाँ पे जो XC है इसका मान कुछ अलग दे रखा है, यहाँ पे जो XL है इसका मान कुछ दे रखा है, यहाँ पे R है इसका मान दे रखा है सबका। R का मान दिया है 12, XL का मान आपको जो दिया है, सॉरी XC का मान, ये XC है आपका, ठीक है। XC का मान आपको कितना दे रखा है, 3 ओम में, सब के सब ओम में है, और XL का मान कितना, 8, ये दे रखा है। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है टोटल इम्पीडेंस क्या होगा। जब भी देखो ऐसा सर्किट में तीनों का रिएक्टेंस दिया हो तो हम इम्पीडेंस निकालते हैं। तो इम्पीडेंस के लिए हमारे पास एक मतलब कि यूनिवर्सल फार्मूला है जिसको हम हमेशा लगाते हैं। तो देखिए वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला हमारे पास होता है Z बराबर √ R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है। अब देखो XL माइनस XC करना है कि XC माइनस XL करना है, ठीक है। अगर XL इज़ ग्रेटर देन XC तो फिर ये कंडीशन होगी, ठीक है। अगर XC इज़ ग्रेटर देन XL तो फिर XC माइनस XL हम रखते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम क्या रखेंगे, फिर ये वाला कंडीशन रखेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो बड़ा होगा उसी से हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास होती है और ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला आपको दिख गया कि Z बराबर क्या होता है, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। तो देखो Z बराबर जो होता है, Z बराबर √R का स्क्वायर, R का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, प्लस XL माइनस XC, XL कितना 8 है, माइनस XC कितना 3, तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना, वो 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5 का स्क्वायर, ठीक, बराबर 12 का स्क्वायर करेंगे 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर
√169 हो जाएगा, और 169 आपको पता है कि 30 होता है, 13th होता है। ठीक है, तो इतना आसान है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई कठिन नहीं, बस क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लिखा गया था, लेकिन है बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन मिली फैरेड connected in parallel with a inductance of 3 Henry when the resonant frequency of the circuit is 4 रेडियन पर सेकेंड। अब 3 हेनरी के प्रतिरोध के साथ समांतर में जुड़े संधारित्र के मान की गणना मिली फैरेड में करना है, जबकि परिपथ की अनुनादी आवृत्ति यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको 4 रेडियन पर सेकेंड दे रखा है। अब देखिए, जब रेडियन पर सेकेंड में दे रखा है तो मैं क्वेश्चन आप देख लो ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया आप, अब चलो हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो आपको रेडियन पर सेकेंड दिया है वो आपको क्या दिया है? वो आपको दिया है रेडियन फ्रिक्वेंसी, तो रेडियन में दिया है तो 4 रेडियन पर सेकेंड होगा, 4 रेडियन पर सेकेंड। अब देखो 4 रेडियन पर सेकेंड है तो एक रेडियन में कितना होता है? तो 1/2 पाई होता है। अगर हर्ट्स में हम इसको बदलें तो मेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ होता है। ये 4 रेडियन पर सेकेंड दे रखा है। ठीक है, मैं देखो इसको फ्रिक्वेंसी फाइंड कर रहा हूँ। तो अगर आपको पता है कि 2 पाई एफ बराबर कितना दे रखा है? 4, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा? 4/2 पाई हर्ट्ज हो जाएगा, 4/2 पाई हर्ट्ज हो जाएगा। तो क्लियर है इतनी चीज़? इतना तो क्लियर हो गया ना आपको। उसके बाद इतना ये दे रखा है, उसके बाद आपको यल दे रखा है। यल आपको कितना दे रखा है? 3 हेनरी। यल आपको 3 हेनरी दे रखा है, और आपसे पूछा क्या है? और आपसे पूछा कुछ नहीं है, सिर्फ क्या पूछा है? कैपेसिटेंस पूछा है। तो बहुत ही आसान है भाई। अभी देखो मैं निकालता हूँ, कैसे निकालता हूँ देखते हैं ध्यान से। ठीक है, तो निकालने के लिए आपको रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी दे रखा है। अगर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की हम बात करें, ध्यान से समझना, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की बात करें तो रेजोनेंट तभी होता है जब एक्सएल बराबर एक्सी होता है। अब देखो इनकी फ्रिक्वेंसी में अगर हम निकालें तो एक्सएल बराबर होता है 2 पाई एफ एल, और एक्सी बराबर होता है 2 पाई एफ सी, 2 पाई एफ सी। यहाँ से जैसे ही आप निकालोगे ना तो एफ बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल सी। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, लेकिन मैंने इसको निकाला इसलिए ताकि आपको पता चले कि रेजोनेंस में बोला है तो एक्सएल बराबर एक्सी होगा, और एक्सएल बराबर एक्सी से हम ये निकालेंगे, तब जाके हमको एफ आर बराबर क्या मिलेगा? एफ आर लिख सकते हो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, क्योंकि कंडीशन तो उसी के लिए है ना। तो एफ आर बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अब देखो इसमें आपको रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पता है, यल पता है, सिर्फ सी तो ही निकालना है, सी निकाल लोगे आप इस फॉर्मूले में रख के। चलो हम रखते हैं। देखो फॉर्मूला क्या मिला आपको? एफ आर बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। तो एफ आर कितना आपको मिला है? एफ आर हमको मिला है 4/2 पाई, 4/2 पाई। उसके बाद 1/2 पाई, 1/2 पाई अंडर रूट यल, यल कितना है? 3 है, गुड़े सी, गुड़े सी, यही तो होगा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी अंडर रूट में है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए तो अंडर रूट हट जाएगा। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 बराबर 1/3 सी, 1/3 सी। अब देखो सी को इधर भेज दो और 16 को इधर लाओ, सी इधर गया, 16 इधर आएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16×3 = 48, तो 1/48 हो जाएगा। 1/48 डिवाइड करेंगे, फिर मिली में बदल लेना। देखो जैसे ही डिवाइड करोगे आप तो आपका आएगा 0.0208 फैरेड, 8 फैरेड। अब आपको करना क्या है कि इतना फैरेड आपको मिला है, लेकिन आपसे पूछा क्या है? पूछा है आपसे मिली फैरेड में बताना है आपको। तो मिली फैरेड में बताना है तो ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे? 1000 से गुणा और भाग दे देंगे। ठीक है, देखो मिली फैरेड में बदलना है तो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको कितना मिला फैरेड में? 0.0208। ठीक है, अगर हम बात करें तो सी बराबर हमको मिलेगा 0.0208 फैरेड मिला। अब हम कह रहे हैं कि इसको हमें मिली फैरेड में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? 0.208 गुणे कर देंगे 1000/1000। ठीक है, अपान क्या कर देंगे? 1000 कर देंगे। ठीक है, वो मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर दो। देखो नहीं तो मिली फैरेड में आपको पता है कि मिली फैरेड में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? 0.0208। ठीक है, यही तो दिया है। तो मिली फैरेड में बदलने का मतलब कि 10⁻³ हमको चाहिए, तो हम बटे में भी 10⁻³ कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो, बात एक ही है, घुमा फिरा के वही है। ठीक है, तो अब क्या करना है? ये तो मिली हो गया, 10⁻³ का मतलब क्या? मिली। अभी 10⁻³ नीचे है, अभी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0.0208 गुणे 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, ये 10⁻³। ठीक है, ऐसे कुछ हो जाएगा।
तो जैसे ही अब ये 10 घाते 3 का मतलब कितना 1000। अब 1000 का हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 2, ठीक है, 20.8, 20.8 मिली फैरड, 2.08 मिली फैरड। तो 20.8 मिली फैरड आपको मिलेगा आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब कैसे निकाला हमने देख लिया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 20.8। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर इन VAR ऑफ द सर्किट हैविंग पावर फैक्टर 0.8 व्हेन द अपरेंट पावर ऑफ द सर्किट इज 200 MVA। अब देखो ऐसा क्वेश्चन हमने पहला वाला ही लगाया था, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहला वाला ही लगाया था, ठीक है। लेकिन अगर आपको सपोज एक दूसरा मेथड मैं इसमें बता देता हूँ, उस मेथड से तो आप लगाओगे तो आंसर आपका वो निकल के आ जाएगा। एक दूसरा मेथड मैं बता देता हूँ ताकि दिमाग अगर काम ना करे एग्जाम में तो आपको कैसे करना है। देखो आपसे रिएक्टिव पावर पूछा है ना, देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप बताओ एक्टिव पावर का फॉर्मूला आप जानते हो, एक्टिव पावर का फॉर्मूला आप जानते हो VI cos फाई होता है, पहली चीज़ ये फॉर्मूला तो आप जानते ही जानते हो। रिएक्टिव पावर के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या होता है रिएक्टिव पावर के लिए, वो होता है VI sin फाई, VI sin फाई, यही तो फॉर्मूला होता है। अब देखो ये जो VI है ये आपका क्या है, ये आपका है अपरेंट पावर। इसमें भी VI जो है ये कौन सी पावर है, ये है अपरेंट पावर, दोनों में यही पावर है, ठीक है। अब देखो समझना क्या है कि आपको पावर फैक्टर जो दे रखा है वह पावर फैक्टर 0.8 दे रखा है। पावर फैक्टर का मतलब कितना होता है, पावर फैक्टर का मतलब कि cos फाई, ठीक है, cos फाई कितना दे रखा है 0.8 दे रखा है। अगर आपको cos फाई 0.8 है तो आपको पता होगा कि जो साइन फाई होगा वो कितना होगा। cos फाई अगर 0.8 है तो साइन फाई कितना होगा 0.6 होगा। ये आपने निकाला होगा या फिर आपको ऐसे ही पता होगा, ठीक है। तो आप निकाल भी लेना, अगर cos फाई आपको पता है तो साइन फाई 0.6 ही मिलेगा। तो साइन फाई आपको 0.6 मिल गया, क्लियर है। साइन फाई आपको कितना मिल गया 0.6 मिल गया। तो भाई अब करना क्या है इसमें, इसमें करना थोड़ी ना कुछ है, रिएक्टिव पावर पूछा है तो रिएक्टिव पावर बराबर VI साइन फाई, VI साइन फाई। तो VI कितना है, VI आपके पास है, VI आपको 200 दे रखा है, VI आपको कितना दे रखा है 200, और साइन फाई कितना होगा 0.6, मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो ये 0 तो 6 दूनी 12, 120 VAR हो जाएगा, 120 VAR। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते थे यार, ठीक है। तो उस मेथड से भी लगाओगे तब भी करेक्ट आंसर मिल जाएगा, इस मेथड से लगाएंगे तब भी करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमको सॉल्व करना है, ओके। चलो तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा 120 होगा। आप निकाल लेना उस मेथड से भी चाहे इससे, दोनों सेम मेथड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन वोल्ट विच इज रिप्रेजेंटेड बाई VT बराबर 120 साइन 11t माइनस 20 वोल्ट वेयर द वैल्यू ऑफ t इज 10 सेकेंड। यानी t की वैल्यू जो दे रखा है वो आपको 10 सेकेंड दे रखा है और आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछा। देखो इंस्टेंटेनियस वैल्यू की अगर हम बात करें तो v बराबर Vm साइन ओमेगा टी। तो इसमें ये जो v है ना यही आपका क्या होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है। अगर यही इंस्टेंटेनियस वैल्यू है तो यही तो आपसे पूछा है। अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन आपको दे रखा है VT इक्वल टू 120 साइन 11t माइनस 20, साइन 11t माइनस 20। अब साइन 11t है और वहाँ पे t बराबर आपको कितना दिया है 10 दे रखा है। तो भाई इसमें t की जगह बस 10 रख दो ना, t की जगह क्या रख देंगे हम 10 रख देंगे। तो चलिए t की जगह 10 रखिए। तो v बराबर Vm नहीं दे रखा है, कितना दे रखा है 120, ये देखो ध्यान से। तो v ऑफ t बराबर 120 साइन 11t, 11t कितना है, t आपको दे रखा है ऐसा कि 10, t आपको कितना दे रखा है 10 -20 यही तो दे रखा है 120 साइन 11 दहा में 110। अब 110 में से 20 जाएगा कितना बचेगा साइन 90 बचेगा। अब साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है आप कहोगे 1 होता है। जब साइन 90 अंश का मान 1 हो गया तो 120 गुणे 1 मतलब कितना 120, 120 गुणे 1 मतलब 120। क्लियर हो गया ना। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अगर ध्यान से आप पढ़ लिए, देखिए पूछा क्या, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन ओम ऑफ ए सर्किट इफ इट इज सप्लाई विथ 25 हर्ट्ज सप्लाई, इफ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इज 30 ओम व्हेन इट इज सप्लाई विथ ए 100 हर्ट्ज सप्लाई। जब एक परपथ की आपूर्ति 100 हर्ट्ज से की जाती है तो उसकी संधारित्र प्रतिक्रिया कितना है, 30 ओम होती है। यदि इसी परिपथ की आपूर्ति 25 हर्ट्ज से की जाए तो उसकी संधारित्र प्रतिक्रिया ओम में क्या होगी। अब देखो, बहुत ही आसानी से समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से समझने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा सा फॉर्मूला हो, थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो, तो देखो मैं कैसे लगाता हूँ। ध्यान से आप देखो कि सबसे पहले जब आपके पास एक्सी, आपके पास कितना था, आपके पास एक्सी पहले कितना था, अगर एक्सी आपके पास 30 ओम है, ठीक है, एक्सी कितना है 30 ओम है, तो फिर फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है, फ्रीक्वेंसी आपकी 25 हर्ट्ज है। अब हम फ्रीक्वेंसी को निकाल के कितना कर दे रहे हैं, 100 कर दे रहे हैं, तो फिर एक्सी कितना हो जाएगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे यही पूछा है। देखो कि जब परिपथ की आपूर्ति 100 हर्ट्ज से की जाती है तो उसकी संधारित्र प्रतिक्रिया 30 ओम होती है। अच्छा, 100 हर्ट्ज से जब की जाती है तब 30 ओम होती है, सॉरी, उसके बाद परिपथ की आपूर्ति 25 हर्ट्ज से की जाए तो कितनी उसकी संधारित्र। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ये है, क्वेश्चन आपका कि जब एफ बराबर आपको 100 मिल रहा है, 100 हर्ट्ज है, तो फिर एक्सी कितना है 30 है, और जब एफ बराबर आपको मान लो एफ बराबर कितना मिले 25 मिले, तो फिर एक्सी कितना होगा, फिर एक्सी कितना होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो इतनी चीज़ें आपसे पूछ रहा है, अब आपको करना है। अब देखो समझो कैसे करेंगे हम। देखो एफ बराबर 100, एक्सी बराबर 30, एफ बराबर 25, एक्सी बराबर इतनी चीज़ें। अब देखो मैं इनके बीच में रिलेशन कैसे निकालता हूँ। इनके बीच में रिलेशन होता है एक्सी बराबर 1/2 पाई एफ सी। अब देखो यहाँ से आप समझो कि एक्सी 1 बराबर, मान लेते हैं प्रोपोर्शनल 1/f1 है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगा, सी भी कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ हमसे किससे मतलब है, फ्रीक्वेंसी से मतलब है। तो एक्सी प्रोपोर्शनल 1/f1, ठीक है। अगर हम बात करें तो एक्सी प्रोपोर्शनल 1/f1, यानी कि एक्सी 1 बराबर बराबर 1/f1, और एक्सी 2 बराबर 1/f2। अगर ये मान लो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो इनके बीच में हम कर देंगे डिवाइड, इनके बीच में क्या कर देंगे, डिवाइड। तो आप देखोगे कि एक्सी 1/एक्सी 2 बराबर कितना निकल के आएगा, F2/F1, F2/F1 यही निकल के आएगा। अब देखो कर लो, यही निकल के आएगा। तो आपको क्या निकल के आया, एक्सी 1/एक्सी 2 बराबर F2/F1। ठीक है, एक्सी 1 कितना है, एक्सी 1 आपको 30 दे रखा है, एक्सी 2 आपको पता करना है, F2 आपको कितना दे रखा है 25, और F1 कितना है 100 है। तो 25 चौक को 100, तो एक्सी 2 कितना मिल जाएगा आपको 120 मिल जाएगा। आप कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि अब तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो ना। तो एक्सी 2 आपको कितना मिल गया, 120 ओम मिल जाएगा, 120 ओम। ओके, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर सकते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, आप आसानी से कर सकते थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी मिला। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सीरीज आरएलसी सर्किट। सीरीज आरएलसी सर्किट से कौन सा करेक्ट है। अब देखो ध्यान से, ध्यान से अगर आप देखें तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, इट्स बैंड विथ डिक्रीज इन इंडक्टेंस। अगर इंडक्टेंस को हम डिक्रीज कर रहे हैं तो बैंड विथ हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इफ बैंड विथ डिक्रीज इन रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो बैंड विथ भी डिक्रीज होगी। या फिर तीसरा ऑप्शन क्या है, इट्स बैंड विथ डिक्रीज विथ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, बैंड विथ डिक्रीज होगी जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। या फिर इट्स बैंड विथ इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, तो जो आपकी बैंडविथ है वो इंडिपेंडेंट है रेजिस्टेंस से और इंडक्टेंस से। लेकिन हम देखते हैं फॉर्मूला हमको पता होगा तभी तो बैंडविथ का अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आपको याद होना चाहिए कि बैंडविथ बराबर हम जो लिखते हैं, बैंडविथ बराबर होता है R/L। अब बैंडविथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस से के, तो इसका मतलब है कि बैंडविथ प्रोपोर्शनल है R। अगर R बढ़ेगा तो बैंडविथ बढ़ेगी, R घटेगा तो बैंडविथ घटेगी, R घटेगा तो बैंडविथ घटेगी। तो क्लियर है, यहाँ से पता चल गया कि बैंडविथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के। तो भाई अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो बैंडविथ घटेगी, वो सॉरी बढ़ेगी, बैंडविथ मतलब घटना, मतलब रेजिस्टेंस का घटना, सेम बात है। ठीक है, तो कह रहे इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका करेक्ट माना जाएगा कि
इट्स बैंडविथ डिक्रीज विथ डिक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो बैंडविथ आपकी डिक्रीज होगी जब रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो बैंडविथ का एक फॉर्मूला और होता है। बैंडविथ बराबर जो होता है वह क्या होता है, F2 माइनस F1, F2 माइनस F1, F2 ये जो हायर फ्रिक्वेंसी है, ये जो है ये लोअर फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, हायर पावर फ्रिक्वेंसी है, ये लोअर पावर फ्रिक्वेंसी है। तो क्लियर है इतनी बात। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द पीक टू पीक वैल्यू ऑफ ए साइनोसाइडल वोल्टेज इन वोल्टेज। ठीक है, हैविंग द एवरेज वैल्यू ऑफ 100 वोल्ट। अब 100 वोल्ट जो दिया है ये आपको एवरेज वैल्यू दे रखा है। अब 100 वोल्ट अगर एवरेज वैल्यू दे रखा है तो आपसे पीक टू पीक वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो पीक टू पीक वैल्यू होता क्या है, ध्यान से समझिएगा कि कोई भी, जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे एक वेव है, ये देखो ये कुछ इस तरीके का वेव है, आपको साइनोसाइडल वेव है। तो पीक टू पीक वैल्यू जो है ये जो आपका होता है ये आपका पीक वैल्यू होता है और ये निगेटिव का पीक वैल्यू होता है। ठीक, अब जैसे ये वैल्यू आपका मान लीजिए कि Vm है और ये वैल्यू भी क्या है, Vm है। तो जो पीक टू पीक वैल्यू होती है, पॉजिटिव का मैक्सिमम वैल्यू और निगेटिव का मैक्सिमम वैल्यू मिला के हमको क्या मिलता है, पीक टू पीक वैल्यू मिलता है। पीक टू पीक वैल्यू, अब यहाँ का Vm और यहाँ का दोनों मिल के कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना, तो ये कितना हो जाएगा, Vm अपॉन Vm मतलब 2Vm, 2Vm। तो पीक टू पीक वैल्यू जो होती है, पॉजिटिव का मैक्सिमम वैल्यू और निगेटिव का मैक्सिमम वैल्यू दोनों को जोड़ देंगे तो हमको पीक टू पीक वैल्यू मिल जाती है। यानी पॉजिटिव से मतलब कि पॉजिटिव का पीक वैल्यू से लेके निगेटिव के पीक वैल्यू के बीच की जो वैल्यू है वही क्या होती है, आपकी पीक टू पीक वैल्यू, जो कि 2Vm होती है। क्लियर है, जो कि 2Vm होती है। ओके, इतनी चीज़ क्लियर हो गई आपको। चलो अब आपको क्या करना है कि आपको पीक टू पीक वैल्यू पता चल गई 2Vm होती है और आपको एवरेज वोल्टेज जो दे रखा है वो 100 दे रखा है और आपसे पीक टू पीक वैल्यू पूछ रहा है। तो भाई एवरेज वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू में संबंध आपको पता है। एवरेज वैल्यू, वी एवरेज वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू में संबंध मैंने पहले भी बताया है। कितनी वीडियो मतलब कि पिछली वीडियोज़ में आपके ये वाले क्वेश्चंस मिल चुके हैं आपको। तो वहाँ पे आपको मिला था 2Vm अपान पाई, 2Vm अपान पाई। तो 2Vm क्या है, ये आपका पीक टू पीक वैल्यू ही तो है। तो 2Vm बराबर वी एवरेज, ये 100 दे रखा है, ये गुड़े पाई, पाई मतलब 3.14 बराबर कितना मिल जाएगा, 314 वोल्ट। तो पीक टू पीक वैल्यू कितना मिल गई, 314 वोल्ट। अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो इसी को डिवाइड कर देते तो हमको वो वैल्यू मिल जाती। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछा है, पीक टू पीक वैल्यू पूछा है, तो 2Vm होगा। तो 2Vm आप निकालोगे तो 314 के आसपास मिलेगा। क्लियर है इतनी चीज़। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 314 नहीं दिया है ऑप्शन नंबर डी में, 313.97 दिया है। तो यही क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि वही अप्रॉक्स में है। ओके, तो आज की वीडियो में इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोट्स वगैरह के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। JB गुप्ता बुक का सॉल्यूशन चाहिए तब भी आप व्हाट्सअप का लिंक मतलब नीचे है, आप वहाँ पे मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो। मैं आपको सब चीज़ बता दूंगा कि कितना आपका प्राइस लगेगा, कितने दिन में आपके कंप्लीट होंगे वीडियोज़। ओके, तो हर एक चीज़ के लिए आप प्लीज़ मतलब मेरे से बात कर सकते हो। ओके, थैंक यू।